दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह निर्णय लेने में कितना सक्षम है। कोई व्यक्ति यदि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है, तो वह अपने जीवन में कुछ विशेष करता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी युवा शक्ति है, एक ऐसी युवा शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। उन्होंने अपने मंजिल तक का सफ़र बहुत जल्दी तय किया है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार परिवर्तन किए हैं, बहुत ही सराहनीय बदलाव किए हैं। वो एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने धारणाओं को बदल दिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं फ्लरिश ग्लोबल स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर राहुल यादव। उनसे हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं राहुल सर। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे शो में वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो एंड बी गुड चैनल। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप ये कोशिश कर रहे हैं और समाज में जिस तरह जागरूकता फैला रहे हैं, एक प्रकार से पॉजिटिविटी और अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है और युवा और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए आपका जो मुहिम है बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इनफैक्ट मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर चुका हूँ और कई बार मैं आपके वीडियोज़ देख चुका हूँ एंड दैट स्प्रेड पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ अ लॉट। राहुल सर, फ्लरिश ग्लोबल स्कूल बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और जो एक आदर्श स्कूल मॉडल के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बैगलेस जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है जो आपने पूरे इंडिया को दिया है और बाकी सभी कॉन्सेप्ट से ये किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। नरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग आवर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, बैगलेस सिस्टम अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके विचार मेरे मन में बहुत लंबे समय से थे। और अगर आप पिछले 10 साल या 20 साल की बात देखें तो आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर में, मीडियाज़ में, और हमेशा बात उठती है सरकार की तरफ से भी और अभिभावकों की तरफ से भी कि बच्चों के कंधों में बहुत बोझ है। तो मैंने मेरे स्कूल टाइम में जब मैं याद करता हूँ तो अक्सर मैंने इस पे व्यंग्य पढ़े हैं, शिकायतें पढ़ी हैं, पर मैंने कभी इसके उपाय नहीं पढ़े थे। तो मुझे लगा कि इतने सालों से अगर किसी परेशानी का सामना हम सब कर रहे हैं तो क्यों ना उसका उपाय सोचा जाए। तो उसी सोच के साथ ये बैगलेस कंसेप्ट की शुरुआत हुई। और जब ये कंसेप्ट हमने लागू किया तो हमारे सामने जो चुनौतियाँ थी वो बेसिकली पहले ये कि इसको लागू हम कर सकें तो 100 या 200 बच्चों पे ना करें, बल्कि 2000-3000 की एक बड़े संख्या पर हम राष्ट्र के सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें कि एक बैगलेस सिस्टम भी हो सकता है। दूसरा, किसी भी पल में, किसी भी वक्त पेरेंट्स को, अभिभावक को ये ना लगे कि मेरा बच्चा की क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, या किसी भी वक्त उनको ऐसा महसूस ना हो कि मेरे बच्चे के पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है घर पे, या उनको बच्चे की जो एकेडमिक का लेवल है उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब बैगलेस सिस्टम हम एग्जीक्यूट करने की सोच रहे थे तो हमारे लिए बेसिक फोकस ये था कि हम लोगों को ट्रेन कैसे करेंगे, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों। सो इस सिस्टम में बेसिकली पहला जो इसका मंत्र है वो यही है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी, इस पूरे बैगलेस कंसेप्ट में शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्कूल पर और शिक्षक के ऊपर होती है। लेकिन माँ बाप को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि उनको प्रतिदिन सब कुछ बच्चे का अपडेट किया जाता है, चाहे वो होमवर्क हो, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ताकि किसी पल पेरेंट्स को ये ना महसूस हो कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, या टेस्ट नहीं हो रहे बच्चे के। और वीकेंड्स के ऊपर पेरेंट्स को सारा मटेरियल भेजा जाता है ताकि हर पेरेंट पूरे वीक के एनालिसिस को कर सके। सो ये कुछ चुनौतियाँ थी जिनका उपाय हमने करा और अभी मुझे खुशी इस बात को आपसे जाहिर करते वक्त कि करीब हमने 2000 बच्चों पर इस सिस्टम को पिछले 8 सालों से हम लागू कर रखा है और हम आगे उम्मीद करते हैं कि सिस्टम को अधिक से अधिक स्कूल अपनाएंगी और इसको यूज़ लेंगे। राहुल साहब, मैंने आपकी संघर्ष की कहानी सुनी है और मुझे लगता है ये प्रेरणा से भरी हुई कहानी है। आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे तभी तय कर लिया था कि आपको एक स्कूल खोलना है। तो कैसे आपने अपने गोल्स को पहचाना और कैसे उन्हें अचीव किया, और बहुत कम समय में आपने शिक्षा के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत अनुभवी लोग कर पाते हैं। तो कैसे आपने अपने सपनों को पूरा किया
वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। जी नरेश जी, संघर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए संघर्ष आज के जीवन में सभी का है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो अगर सफलता किसी को प्राप्त करनी तो संघर्ष तो उसे करना होगा। रही बात मुझे गोल का आइडेंटिफाई करने की, तो बिल्कुल ये सच है कि मुझे स्कूल लाइफ में क्लियर था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जब मैं मेरे स्कूल में पढ़ता था तो मैं उस हर वक्त ये सोचा करता था कि इस परिस्थिति में अगर मैं होता तो मैं क्या करता। अच्छा। अगर मैं यहाँ गुरु होता या शिक्षक होता तो मैं कैसे पढ़ाता। अच्छा। इस वक्त अगर मैं एक विद्यार्थी की सोच से सोचता था, वो कोई एक्टिविटी करवाता तो किस तरीके से करवाता था, उस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से कैसे डील किया जा सकता है, तो उस वक्त मैं केस स्टडी की तरह से लेता था। अच्छा। और मैं अपने विचारों में सोचता रहता था कि किस प्रकार से ये को बेहतर किया जा सकता है स्थिति को, और वहीं से उसका इंटरेस्ट का डेवलप हुआ और मैं 17 साल की उम्र में शिक्षक बन गया। शिक्षक बनने के कारण पहला ऑफकोर्स इंटरेस्ट था और दूसरा परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का था। तो जहाँ रिसोर्सेज की बात करें कि हाँ, उस मेरी स्कूल लाइफ के बाद कुछ वक्त हमने ऐसा देखा था जहाँ पर वक्त थोड़ा मुश्किल था, राइट। और मैंने मेरी ग्रेजुएशन के दौरान ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। सो उससे दो चीज़ें हुई, एक तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे परिवार को करने का मौका मिला, और दूसरा मुझे इस फील्ड की गहराई का मालूम पड़ा कि एक माता पिता क्या चाहता है, एक विद्यार्थी क्या चाहता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, और किस प्रकार हम इसे बेहतर कर सकते हैं। और उस ग्रेजुएशन की जो यात्रा रही बीकानेर के अंदर, उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर गया और करीब 2 साल मैंने पढ़ाई करी, MBA किया, और उसके बाद मैंने करीब 1 साल मैंने जॉब किया मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो भी एजुकेशन फील्ड के दौरान ही, कि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे अनुभव भी जो लेना है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में ही लेना है। एंड मैं 23 साल की उम्र में बीकानेर वापस आया। उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हालात थे, क्योंकि आज भी कोई भी विद्यार्थी जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब छोड़कर अगर अपने स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं, तो समाज थोड़ा सा उस पर शक करता है या विश्वास नहीं कर पाता। क्योंकि आज ये बात मैं 10 साल पुरानी कर रहा हूँ, आज 10 साल में समय बहुत बदल गया है और आज बहुत से लोग अपना काम करना शुरू कर दिए। तो मैंने सब कुछ छोड़ कर 23 साल उम्र में वापस आकर मैंने इस विद्यालय स्टार्ट किया। उस वक्त ना रिसोर्सेज थे, ना सपोर्ट था, एंड ना ये पता था कि कल क्या होगा। तो बहुत ही छोटे स्तर पे हमने फ्लरिश ग्लोबल स्कूल की स्थापना करी, और उस उद्देश्य से इतना सा था कि मैं अलग कर सके, एक अच्छा शिक्षा प्रदान कर सके, और जो मेरे विचार बचपन से चल रहे थे उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से ये यात्रा रही हमारी। राहुल सर, जब से आपने फ्लरिश की स्थापना की है, तब से युवाओं की जो रुचि है, युवाओं का जो रुझान है, वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युवाओं का जो यूथ का जो इम्पैक्ट है स्कूल फील्ड में, वो क्या है, और आपके जैसे जो स्कूल और कॉलेज के यंग टीचर्स हैं, उनके लिए कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, आप क्या सलाह देते हैं? नरेश जी, मुझे लगता है कि जो अपने स्कूल और कॉलेजेस के फील्ड हैं, वहाँ पर हमें ट्रेनिंग सिस्टम में काफ़ी बदलाव की रिक्वायरमेंट है। इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दूँ। जो 1970s और 80s के स्टूडेंट्स थे और आज के 2020 के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत परिवर्तन आ गया है जी। आज के बच्चे की लाइफ में बहुत से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट की दुनिया हो, सोशल मीडिया हो, या जिस तरीके से हम आधुनिक हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस हो रही है, तो एक बच्चे के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। सो हमें जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एक जो स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, वहाँ पर यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड का एक इक्वल रेशो होना चाहिए, जहाँ हमें एक्सपीरियंस स्टाफ से, टीचर से एक अनुभव मिलता है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरह डील किया जाए। वहीं जो यंगस्टर्स जो टीचर्स आ रहे हैं, उनसे हमें यही मालूम पड़ेगा कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो क्या सोच रखते हैं, उनकी किस लेवल में इंटरेस्ट आ रहा है, उन बच्चों की सोच क्या आ रही है, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक इक्वल कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो भी आज का बात करते हैं स्पेशली प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस की, कहीं ना कहीं ये सच है कि ये करियर का वो स्टेबल ऑप्शन नहीं लिया जाता आज के यंगस्टर्स के अंदर। अगर कहीं भी आप हम देखते हैं आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, तो अक्सर माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। कोई मुश्किल से कहता है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर बनाना है, प्राइवेट कॉलेज में टीचर बनाना है, और उसका कारण भी है करियर की स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स हैं, वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के लीडर्स को इस बात को एड्रेस करना होगा कि अगर हर टैलेंटेड बच्चा
हर आदर्शवादी बच्चा, हर होशियार बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर बन जाएगा तो हमारे देश में अच्छे टीचर्स कहाँ से आएंगे? राइट। और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल आज देश की भागीदारी डेवलपमेंट में इक्वल भागीदारी निभा रहे हैं। सो हम इस फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट कि हम यंगस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट डेवलप कराएं, और वो तभी होगा जब हम उनको प्रॉपर ग्रोथ दे सकें, प्रॉपर उनको स्टेबिलिटी दे सकें करियर के अंदर, और साथ में एक ट्रेनिंग दे सकें कि किस तरीके से बच्चे डील करें। सो एक ट्रेनिंग सिस्टम हमें डेवलप करने की नीड है जो यंगस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट लेकर आए। मुझे लगता है कि आजकल के बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं टीचिंग के लिए, और जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। स्पेशली मैं मेरे अनुभव के तौर पे कर सकता हूँ, मुझे अक्सर ऐसे अध्यापक बहुत प्रभावित करते हैं जिनसे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। और उन्हें एक पैशन होता है टीचिंग के लिए। उनके लिए टीचिंग एक जॉब नहीं है, टीचिंग उनके लिए एक जुनून है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार से हमें ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करने की नीड है, जहाँ पर हमें उन इंसानों का सर्च करने की नीड है जो इस क्षेत्र के लिए बने हैं, जिनमें जुनून हो, जिन्हें पढ़ाने का शौक हो। राहुल सर, हमारे देश में नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसे आप कैसे देखते हैं और आपके क्या विचार हैं इसके लिए? जी नरेश जी, फर्स्ट सबसे पहले तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है मैं उसकी सराहना करना चाहूँगा कि वाकई में बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है हमारे देश के लीडर्स ने। और लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा कि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आज तक भारत देश में आई है, सभी का जो सोल है, उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव था, वो हमेशा से अच्छा रहा है। ठीक है, बदलाव करने का है, और जितनी परेशानियाँ उनको दूर करने के लिए बनाई गई, और काफ़ी अच्छी नीतियाँ, काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए गए, और इस बार भी कुछ वैसा रह गया। इनफैक्ट हम देखते हैं तो जिस प्रकार से स्कूल एजुकेशन के अंदर कोडिंग को लाया गया है, जिस प्रकार 11th-12th के बच्चों को सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दे दिए गए हैं, या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट लाया गया है, तो ये बहुत सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। मैं जो बात आपको बताना चाहूँगा वो इतनी सी है कि जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी विजन था, और इस एजुकेशन पॉलिसी का विजन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के निर्माताओं को ये देखना होगा कि विजन के साथ साथ हमें एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हम कोई भी पॉलिसी लेकर आते हैं उसका विजन बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन कुछ सालों बाद हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो विजन के साथ साथ हमें एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी को भी सबमिट करना होगा, और उसमें ये हो कि किस प्रकार से हम ग्राउंड लेवल के ऊपर इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी स्टाफ काम कर रहा है, जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनसे बात की जाए कि इस पॉलिसी को सुनने के बाद उन्हें कौन कौन सी चीजें मुश्किल लगी एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। अगर वो एग्जीक्यूशन प्लान में इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब आप रास्ता दिखा देंगे कि इस तरीके से आप इस आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस विजन को अचीव कर लेंगे। और साथ ही साथ पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो भी फेलियर्स रहे, जो भी हम अचीव नहीं कर पाए, उसको भी अध्ययन करना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या कारण रहा कि हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो आई बिलीव विद दिस विजन डॉक्यूमेंट हमें एक एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत है, और अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसको सभी तरीके से सराहना कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है बहुत ही अच्छा कदम उठाया सरकार ने। इनफैक्ट अगर फ्लरिश की मैं बात करूं, हमारी टीम ने भी आज से ही इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब भी एग्जीक्यूशन की बात आए, राइट, उसके लिए जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, या जो भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है स्टाफ को, या भी जो भी रिसोर्सेज अरेंज करने की ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई हम आज से शुरू करते हैं। अगर हम आज से कार्रवाई शुरू करेंगे एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर, तब जाकर कहीं 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हम इस विजन को अचीव कर पाएंगे। राहुल सर, क्या आपको लगता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने जुनून के काम करने के लिए संसाधनों का होना आवश्यक है, और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो हम कैसे लक्ष्य बना सकते हैं और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? तो इस बारे में आप बताइए, और युवाओं के लिए आपका जो सक्सेस मंत्र है वो क्या है? जो भारत देश है ना, सपनों का देश है। मुझे लगता है यहाँ के हर युवा में कोई ना कोई सपना है, वो कोई ना कोई सपना हर वक्त देख रहा है। पर मैंने अक्सर क्या देखा है कि लोग अपने सपनों पे गिव अप कर देते हैं। ठीक है, कारण चाहे कोई भी रहा हो, चाहे उन्हें लगता हो कि हमारे पास के रिसोर्सेज नहीं है, या हमारा परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, या हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं उतना। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से टैलेंटेड लोग अपने सपनों पे गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि कोई भी सपना है आपका, कोई भी आपका लक्ष्य है, आप अचीव कर सकते हो, बस आप गिव अप मत करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ का जो गोल है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब तक अपनी लाइफ का गोल ना आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे हमेशा लगता है कि हर इंसान एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए है, पर भारत देश की या किसी भी देश की बात करें, अक्सर युवा जो वर्ग है
कई सालों तक ये पहचान ही नहीं पाता कि वो किस क्षेत्र के लिए बना है, और अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य जो वर्ष हैं वो इस खोज में व्यतीत कर देता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें सिस्टम्स को, एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस प्रकार चेंज करना होगा कि हर बच्चा अपने गोल को आइडेंटिफाई कर पाए, वो किस क्षेत्र के लिए बना है। एक बार अगर वो अपना गोल आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उसी क्षेत्र में काम करे तो सफलता तो मिलनी है, आज नहीं तो कल मिलनी है। दूसरी बात हम कहें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी युवा वर्ग है सभी को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन एक थिन लाइन डिफरेंस है। उदाहरण के तौर पे बॉम्बे की बात करें, मुंबई हर साल हजारों लाखों लोग एक्टर बनने चाहते हैं। उस हर इंसान जो एक्टर बनने जा रहा है उसे यही लगता है कि मैं एक्टिंग के लिए ही बना हूँ और मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें से बहुत कम प्रतिशत है जिस बात को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सच में उस फील्ड के लिए हैं या नहीं है। तो एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है अपने राइट गोल को आइडेंटिफाई करना, ना कि दिखावे में लोगों के बोलने पर या कोई फैंसी थिंग से अट्रैक्ट होकर आप उसको गोल बना रहे हो। और एक बार अगर आप गोल बना लेते हैं तो आप उस पर काम कीजिए। दूसरी बात, रही बात रिसोर्सेज की, अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसलिए गिव अप करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सो उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि रिसोर्सेज अपने आप बन जाएंगे, आप उस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पे जब मैंने एक शिक्षक बनने का सपना देखा था तो उस वक्त आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले मैं ये कहता कि नहीं, मुझे पहले स्कूल बनाकर दो और फिर मैं एक स्कूल चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं संभव था। मैं पहले एक साइकिल पे जाने वाला, साइकिल चलाकर घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला एक सर बना, राइट। तो हमको सबसे पहले अपने क्षेत्र में जिसमें आपका लगन है, आपका विश्वास है, आपको लगाव है, उस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कीजिए। कोई मैटर नहीं है कितने छोटे स्तर पे कर रहे हो, कितने बड़े स्तर पे कर रहे हो, और एक दिन आएगा कि आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके दरवाजे पर आई हैं, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो जिद छोड़ दीजिए कि मुझे पहले वो सारी सुविधाएं ला कर दीजिए और उसके बाद मैं उस पर काम करूंगा। आप अपने क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कीजिए, लगन से कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और उस गोल पे ही स्टिक रहिए, गिव अप मत कीजिए और देखिएगा रास्ते अपने आप निकलेंगे और अपने आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो लक्ष्य कितना ही बड़ा हो। राहुल सर, 21वीं सदी के जो हमारे देश के स्कूल्स हैं और जो यहाँ के संस्था प्रधान हैं, आपको क्या लगता है कि संस्था प्रधानों के विचार कौशल और नेतृत्व शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप उन्हें क्या परिवर्तन की सलाह देते हैं और कैसे, किस तरह के परिवर्तन उन्हें अपनाने चाहिए? नरेश जी, संस्था प्रधानों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना अनुभव है कि मैं कुछ भी कहने लायक हूँ अभी, ठीक है। मेरे युवा मित्र जो हैं उनको मैं संदेश देने में फिर भी कंफर्टेबल था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत अनुभवी संस्था प्रधान हैं और वो मैं अभी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। फिर भी रही बात बदलाव की, तो बदलाव तो देखिए आज हर क्षेत्र में आ रहा है और हर विषय में आ रहा है, सो बदलाव को तो हम नकार सकते ही नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल जो स्कूल सिस्टम्स हैं और जो कॉलेज के सिस्टम्स हैं उसमें जो बदलाव की स्कूल लीडर्स को या कॉलेज के लीडर्स को जो बदलाव की रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है वो 3 पिलर्स के ऊपर है। पहला कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे हमने बात करी, वो बदल चुके हैं, उनके चारों तरफ फैक्टर्स उनको प्रतिदिन बदल रहे हैं। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें हमारे प्लान्स भी चेंज करने पड़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी प्रकार जो टीचर्स हैं, आज का टीचर जो पैशनेट टीचर है, जो टीचिंग के लिए बना है, अगर हम उनमें बहुत पोटेंशियल है, अगर हम सही तरीके से उनके लिए ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करें, उनको सही तरीके से मॉनिटर करें, रिवॉर्ड्स दें, राइट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम टीचर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बहुत एक सिस्टमेटिक वे में, एक कॉर्पोरेट स्टाइल के अंदर एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करें टीचर्स को और सिस्टम बनाएं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और रही बात पूरे स्कूल लीडर्स के लिए, तो स्कूल लीडर्स को समझना होगा कि स्कूल जो भी है फील्ड है वो पिछले 50 साल से मोटा मोटे तौर पे सिमिलर है। 1970s, 1980s, 1990s, आप किसी भी दशक की बात कर लीजिए, अगर मैं देखता हूँ तो स्मार्ट क्लास या फिर कैमरा, इनके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। आज भी कॉपियाँ वैसे जांची जाती जैसे आपके वक्त में थी, जैसे हमारे माता पिता के वक्त में थी। आज भी हम वैसे टेस्ट दे रहे हैं जैसे हमारे माता पिता ने दिया था, और आज भी पेरेंट्स मीटिंग हो या फिर कोई भी पढ़ाने का तरीका हो, वही 40 बच्चे क्लास में होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये ब्रिटिश का लाया हुआ है और उस वक्त उनको वो लोग चाहिए थे भारतीयों में से जो सेना में भर्ती हो सके, और वो उन्हें डिसिप्लिन वाले इंसान चाहिए थे उनको। तो वो चाहते थे कि वे कमरे में बैठें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें।
और जैसा वो कहें वैसे ही वो रिएक्ट करें। और 12-13 साल वो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जब वो स्कूल लाइफ से बाहर आए तो वो उनका कहना माने। तो ये सिस्टम हमारा नहीं है, ये सिस्टम ब्रिटिश का आया हुआ है। हमारा सिस्टम गुरुकुल सिस्टम था। तो अगर गुरुकुल सिस्टम को हम याद करें तो गुरु कौन था? जो अपने आसपास बच्चों की हर चीज के लिए जिम्मेदार रहता था, चाहे वो उसकी व्यवहार हो, उसका कौशल हो, और उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं था बैठने का, खड़े होने का या कॉपी जांच करने का। हम वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे, तो हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है इस 2020 ईयर के अंदर या इस 21st सेंचुरी के अंदर हमको हमारे गुरुकुल सिस्टम को याद करना होगा, हमको आगे आने वाले भविष्य को देखना होगा और एक ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा एजुकेशन फील्ड के अंदर जो बहुत सालों से जिसका इंतजार किया जा रहा है। और मुझे लगता है ग्राउंड लेवल के जितने प्रोसेसेस हैं उनको चेंज किया जाए, चाहे वो एग्जाम लेने का तरीका हो, क्लास में बच्चों को बिठाने का तरीका हो, पढ़ाने का तरीका हो, उनको जज करने का तरीका हो, रिजल्ट का तरीका हो, उन सब में बदलाव की जरूरत है। और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी हम जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है। और उस बदलाव के साथ साथ हमें बच्चों से बात करने का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे किस तरह से डील कर रहे हैं, उनके जो क्वेरीज उनको कैसे डील कर रहे हैं उसमें बदलना पड़ेगा। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो कोऑर्डिनेशन, उनका जो मैनेजमेंट है, उसको बदलना होगा। तो कुछ इस प्रकार की बदलाव की मैं उम्मीद लगाता हूं कि आने वाले समय में रहेंगे। क्या राहुल सर, हम देखते हैं कि चारों ओर टेक्नोलॉजी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकता कितनी बदल रही है? क्या वे हमारी जो ये शैक्षणिक पद्धति चलती आ रही है इससे संतुष्ट हैं, या जो पेरेंट्स हैं वो शैक्षणिक पद्धति में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और किस तरह के परिवर्तन वो चाहते हैं? क्या शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत आप देख रहे हैं? जी, अभी जो हम बात करें कि शिक्षा पूरी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है, तो ये बदलाव की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई? क्योंकि आज का अभिभावक बदल गया है। बिल्कुल। और अभिभावक क्यों बदल गया है? अगर अपन पुराने कुछ साल पहले को फिर एक बार देखें तो हमें महसूस होगा कि उस वक्त पेरेंट्स की सोच इतनी थी कि हमारा बच्चा एक नामी स्कूल में पढ़ ले, एक अच्छे स्कूल में पढ़ ले, उसे अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छी जॉब मिल जाए। और एक संस्था प्रधान और अभिभावक के बीच में गैप हुआ करता था, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक वो गैप वो कभी अपने मन की खुल के बात नहीं कह पाते थे, एक दूरी बना कर रखते थे। लेकिन आज जो पेरेंट है, वो जो जनरेशन है वो वेल क्वालिफाइड है और उसने उनके अपने सपने हैं, वो आगे वाले भविष्य को देख भी सकते हैं कि भविष्य में क्या बदलाव की आवश्यकता होगी। तो ये जो पेरेंट्स हैं डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज का पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगा रहा है, चाहे बच्चे के एकेडमिक्स हो, बिहेवियर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। तो आज के पेरेंट्स के सपने बच्चों से बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वो अपनी पास्ट को भी साथ में रखते हैं, जो चीजें वो सीख नहीं पाए वो अपने बच्चे सिखाना चाहते हैं। वो भविष्य को भी देख रहे हैं, दूरदर्शी हो रहे हैं कि भविष्य में बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आज की पेरेंटिंग बिल्कुल बदली है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जो पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आज का पेरेंट इन्वॉल्व है एजुकेशन के अंदर पूरी तरीके से। वो उस ढर्रे पे नहीं चलना चाहता कि जिस विद्यालय के अंदर 2000 या 3000 बच्चे हैं या किसी ब्रांड के साथ मुझे जाना है, नहीं, वो उस तरीके से बात ही नहीं कर रहा। वो आज का अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे को कौन 1-to-1 अटेंशन दे रहा है, किससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ, कहाँ मैं अपनी राय रख सकता हूँ। वो चाहते हैं कि हम एक टेबल पे बैठें और उनकी बच्चे की शिक्षा को प्लान करें, जिसमें उनके इनपुट्स भी हों, टीचर के इनपुट्स भी हों और स्कूल मैनेजमेंट के, कॉलेज मैनेजमेंट के इनपुट्स भी हों। तो आज के अभिभावक को बिल्कुल उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं और जिस तरीके से उनकी अप्रोच है वो भी चेंज हो गई है। और यही कारण है कि हम सबको महसूस हो रहा है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। राहुल सर, अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? और माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में चरित्र का निर्माण भी हो, उनके बच्चों में कुछ अच्छी आदतें भी हो। तो आप किस तरह की काउंसलिंग और किस तरह की पेरेंटिंग का सुझाव देते हैं इस दौर में, जब हम युवा पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ जब हम काम कर रहे हैं? जी नरेश जी, अगर आज के समय की बात करें तो पेरेंटिंग का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है और बच्चों को एक रेगुलर काउंसलिंग की नीड बहुत ज़्यादा है जी। अगर इस कारण को हम समझें तो सबसे पहले तो आज का जो बच्चा है उसके चारों तरफ बहुत से फैक्टर वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया की प्रेजेंस है। तो उनको हर वक्त कुछ ना कुछ फीड किया जा रहा है, अच्छा बुरा हर वक्त फीड किया जा रहा है। तो कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो उन्हें गाइड कर सके, क्या सही है क्या गलत है। और अगर आज से कुछ साल पहले की हम बात करें तो उस वक्त जो पेरेंट्स थे
उनके पास वक्त अधिक था बच्चों को देने के लिए। आज का हर पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। और उस वक्त के बच्चे की ज़िंदगी में एक परिवार होता था, एक आस पड़ोस के लोग होते थे और एक विद्यालय होता था। और आज का बच्चा बहुत से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो चुका है। दूसरी बात करें कि आज के बच्चे पर इतनी नॉलेज आ चुकी है कि उसकी खुद की सोच है, उसकी खुद की विचारधारा है। वो सिर्फ बात कहने से नहीं मानेगा, वो उस बात पर सवाल उठाएगा। जब तक उसे कन्विंस नहीं करेंगे वो उसमें बिलीव नहीं करेगा। आज बीकानेर में बैठा हुआ बच्चा अमेरिका में होने वाले दंगों पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, उस पर सवाल डाल रहा है। तो हमें उस काउंसलिंग को भी बदलाव करने की ज़रूरत है और बच्चों के साथ रेगुलर 1-to-1 टच की ज़रूरत है। स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी हमें एक ऐसे सिस्टम की डेवलप करने की नीड है कि हर बच्चे को, जैसे एक स्पोर्ट्स होता है, ड्राइंग का पीरियड होता है, वैसे एक काउंसलिंग का सेशन करा जाए ताकि उनके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाला जाए। नंबर 1। और नंबर 2, पेरेंटिंग स्टाइल में अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को काफ़ी बदलाव की नीड है पेरेंटिंग के अंदर भी। अगर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा क्रोध ना करे, या मेरा बच्चा लड़ाई ना करे, या मेरा बच्चा टीवी कम देखे, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दे, तो हमें वो नियम बनाने पड़ेंगे घर पे। और वो नियम सभी के लिए इक्वल होंगे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चे को तो बोलें कि आपको क्रोध से बात नहीं करनी और हम सब दिन भर क्रोध में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के दो परिभाषाएं हम बच्चे को नहीं दे सकते। आज के बच्चे को अगर आपको कन्विंस करना है तो उसके सामने एक ऐसे आइडियल रोल मॉडल बनकर आना पड़ेगा, एक ऐसा शख्स बनकर उभर कर सामने आना पड़ेगा, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, जिससे वो रिलेट कर सके, जिससे वो कनेक्ट कर सके और जिसकी वो बात कन्विंस हो सके। क्योंकि आपकी जो स्टोरी है, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें वो बिलीव करते हो। तो इस प्रकार से कुछ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बच्चों को पेरेंटिंग में चेंज की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने बहुत सारी बातें बताई और वाकई में आपने वो बातें बताई हैं जो आज के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो संस्था के प्रधान हैं, स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार, बहुत ही साफ सीधे शब्दों में आपने बातें बताई है। हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपके साथ साथ हमारा देश, हमारा जो बीकानेर है वो आगे बढ़ता रहे, आप प्रगति करें और आपके साथ साथ हमारे देश का भविष्य ऐसे ही सुरक्षित होता रहे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। इतनी सारी बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Once again, thank you so much Naresh ji for inviting me in this show. Okay, it was really nice conversation and trust me, आपने जो सवाल पूछे वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं कि आप इसी प्रकार से अच्छा काम करते रहें और ना आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको जागृत करते रहें, इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।